नमस्कार प्यारे मित्रों, यूपीएससी क्लासेस जो कि आपका ही चैनल है, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ बहुत ही अच्छे प्रश्न। ये प्रश्न या तो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर इनके पूछने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। हम ना सिर्फ प्रश्न डिस्कस करेंगे, उन प्रश्नों से संबंधित जितने भी एडिशनल फैक्ट होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए जीएस के लिए। अगर आपको इन प्रश्नों के पीडीएफ या स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या फिर फेसबुक चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों चैनल पब्लिक चैनल हैं, ईज़िली आप फेसबुक या टेलीग्राम में इनको सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जहाँ पे कि हमने रिवीजन के लिए प्रश्न रखे हैं। इन प्रश्नों को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से अगर आपको इन प्रश्नों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मिल सकती है। पहला प्रश्न है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो उसके लिए जो आंसर है फर्मी मीटर होता है और उसका मान क्या है? 10⁻15 मीटर होता है। घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन सी होता है। एडिशनल जितने भी विटामिन होते हैं सारी इन्फॉर्मेशन इनकी उस वीडियो में दी गई है। ललितपुर बांध किस नदी पे स्थित है? तो उसके लिए जो आंसर है शहजाद नदी। निर्धनता का दुष्चक्र की संकल्पना किसने दी है? प्रोफेसर नर्क्स ने दी है। वर्ष 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.4% है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उसके लिए जो आंसर है प्रधानमंत्री होते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे हैं। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध, इसे बहावी आंदोलन को कहते हैं। इस प्रश्न में सभी को बहुत डाउट था। बेसिकली सब लोग खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में शुरुआत हुआ था उसको मानते हैं इसका आंसर। हाँ, ये सही है कि खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका रही है, जिससे उस आंदोलन का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। परंतु अगर आप इस प्रश्न को देखो तो ये प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध क्या है? तो उसके लिए जो आंसर है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन 1822 से स्टार्ट होता है और 1882 तक चलता है। प्रारंभ में ये आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, परंतु बाद में जाकर के इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी होते हैं और ये एक काफ़ी स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी इसकी सक्रिय भूमिका भी होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो बहावी आंदोलन होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और अगर आपको हमारे प्रश्न या समझाने का ढंग आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा। व्यूअर्स तो हमारे काफ़ी होते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। नया चैनल है इसलिए कह रहे हैं, तो प्लीज़ आप साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, वर्ष 2011 के समय भारत के वर्ष 2011 की जनसंख्या के जब जनसंख्या की गणना हुई तो उस समय भारत के रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? तो इसके लिए जो ऑप्शन है सुशील कुमार चंद, अब्दुल शेख, पी चिदम्बरम और सी चंद्रमौली। तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी चंद्रमौली। ठीक है, एडिशनल फैक्ट क्या हो सकते हैं इसमें कि ये तो 2011 की जनसंख्या के समय हो गए। अब 2021, क्योंकि 2020 चल रहा है, तो 2021 के समय जनसंख्या के समय कौन रजिस्ट्रार जनरल है? तो इसके लिए जो आंसर होगा 2021 के लिए होगा श्री विवेक जोशी। श्री विवेक जोशी, ठीक है ना, श्री विवेक जोशी इसके लिए आंसर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसके ऑप्शन देखिएगा, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली। सो अगर आपने इसमें इसका ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, सो वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे कम हो गया, सबसे ज़्यादा कौन था? सबसे ज़्यादा दिल्ली है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे थी? दिल्ली में निवास करती है। दिल्ली बेसिकली भारत की कैपिटल, तो ये चीज़ तो लाजमी है कि यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हो गया केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। अब बात करते हैं राज्यों के लिए। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सिक्किम था। उसके लिए जो आंसर होगा सिक्किम होगा। ठीक है, सिक्किम। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो उसके लिए जो आंसर है उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश उसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गई जनसंख्या की बात। ठीक है, अब प्रश्न पूछता है, अच्छा ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, ऐसा मत सोचिए कि हम एडिशनल जो फैक्ट डिस्कस करेंगे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। अब भारत का जो जनसंख्या घनत्व कितना है अभी नहीं, मतलब ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार 382। और अगर यही हम देखें 2001 की जनसंख्या में कितना था, तो ये था 324 था। ठीक है ना, और बात करते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो उसमें आता है बिहार। ठीक है, ये सारे फैक्ट हैं, इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये मत सोचना कि ये हम जो है
एडिशनल फैक्ट इतना डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सारे फैक्ट है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का था? बिहार का था, बिहार राज्य का। ठीक है, कितना था? सो इसका था 1106 था। कई बार क्रम पूछता है जनसंख्या घनत्व के अनुसार, तो पहला है बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? सो 829 है। ठीक है ना, इतने एडिशनल फैक्ट यहाँ से बनते हैं। ठीक है ना, सो आप सारे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एपीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से, मछली पालन से, मधुमक्खी पालन से, सब्जियों के व्यापारिक उत्पादन से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एपीकल्चर पूछा गया है। एपीकल्चर होता है, सेरीकल्चर होता है, मेरीकल्चर होता है, टेरीकल्चर होता है, कई सारे कल्चर होते हैं। ठीक है, हम सारे कल्चर यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और उनसे रिगार्डिंग जितने फैक्ट हैं हम सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इस प्रश्न का जो आंसर है, आप सभी ने गेस किया होगा इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मधुमक्खी पालन से होता है। ठीक है ना, यानी एपीकल्चर का जो संबंध है मधुमक्खी पालन से होता है। कुछ लोग इसमें ऊट पटांग की ट्रिक्स बनाते हैं। ट्रिक्स से बेसिकली शॉर्ट टर्म आप लर्निंग कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट नहीं होता है। सो एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से। ठीक है, एडिशनली रेशम कीट पालन के लिए क्या क्या होता है? तो उसके लिए होता है सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम कीट के लिए होता है सेरीकल्चर। ठीक है ना, सेरीकल्चर। और एक होता है यहाँ पे मछली पालन होता है पीसी कल्चर। ठीक है ना, मछली पालन पीसी कल्चर। ठीक है, और सब्जियों का व्यापारिक उत्पादन को कहते हैं ओलरी कल्चर। हाँ, ओलरी कल्चर बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ओलरी कल्चर। ठीक है, एक होता है मेरीकल्चर। सो मेरीकल्चर बेसिकली रिलेटेड है ये जो आपका सी फूड होता है, सी फूड प्रोडक्शन से होता है। ठीक है ना, मेरीकल्चर हो गया। सिल्वीकल्चर होता है। सिल्वीकल्चर बेसिकली क्या होता है? जो इमारती वन होते हैं ना, उनके विकास से संबंधित होता है। ठीक है, हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन क्या होता है? सेरीकल्चर होता है। पीसी कल्चर होता है मत्स्य पालन। सिल्वीकल्चर होता है बेसिकली जो इमारती वन होते हैं उनके विकास या फिर उनके संवर्धन से संबंधित होता है। ओलरीकल्चर होता है बेसिकली सब्जियों की व्यापारिक कृषि। और मेरीकल्चर होता है जो सी फूड होते हैं उनके प्रोडक्शन से संबंधित होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि एक बैरल में कितने लीटर तेल होता है? बढ़िया प्रश्न है और फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसके लिए जो ऑप्शन है 158, 159, 160 और 161। सो अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी कि 150 लीटर होते हैं एक बैरल में। ठीक है ना, बैरल होती है तेल नापने की एक इकाई, जिसमें कि 159 लीटर तेल होता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक कितनी थी? ऑप्शन है इसके 126, 127, 128, 129। सो अगर आप किसी छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सिंपल सा इसका आंसर होगा, आपने गेस किया होगा, और इसका जो आंसर है 129। कितने देशों में हुआ था? सो 189 कंट्रीज़ में इंडिया की जो रैंक थी 129 थी। ठीक है ना, ये 2019 का है। 2018 में 130 थी। ठीक है ना, एक अंक का इजाफा हुआ था इसमें। ठीक है, लेकिन अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्रश्न ये पूछता है कि इसमें कितने आयाम होते हैं। यानी जब आप मानव विकास सूचकांक किसी भी देश का आप निर्धारित करते हैं तो उसमें कौन कौन से आयाम होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली 3 आधार होते हैं या 3 आयाम होते हैं। पहला होता है जीवन प्रत्याशा। ठीक है, पहला जो इसके लिए आयाम होता है वो जीवन प्रत्याशा होता है। ठीक है ना, दूसरा आयाम जो होता है इसमें जीवन स्तर, जो कि बेसिकली आय से संबंधित होता है, जीवन स्तर। ठीक है ना, और तीसरा जो इसमें होता है शिक्षा की स्थिति क्या है। ठीक है ना, शिक्षा। सो बेसिकली 3 ऑप्शन यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट है। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा जीवन स्तर जो कि आय, मतलब आय किसी पर्टिकुलर समाज में आय का क्या स्तर है। ठीक है, आय से ही आपका जीवन स्तर ऊपर होता है या नीचे होता है। ठीक है ना, अगला इसमें जो ऑप्शन होता है कि किसी पर्टिकुलर समाज में शिक्षा की क्या स्थिति है। ठीक है, तो 3 पर्टिकुलर आधार होते हैं इसको जारी करने के। ठीक है, अच्छा, भारत की स्थिति इसमें 129 थी। पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ था? पहला स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ था।
पहला स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ था। और एडिशनली आप ये जान लीजिएगा कि इसकी संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी, तो महबूब उल हक करके एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसकी संकल्पना दी थी। और इसमें कई सारे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ये कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी जारी करता है, और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। इतने इसमें एडिशनल फैक्ट बनते हैं और वो हमने सारे डिस्कस कर लिए, इससे बाहर क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आप देखिएगा, वीवी गिरी राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे स्थित है। इसके ऑप्शन है अहमदाबाद, नई दिल्ली, नोएडा और बेंगलुरु। ठीक है, अगर आप इस प्रश्न को जानते हैं तो इसका आपने आंसर कर दिया होगा। और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए जो आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नोएडा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न से हम साउथ इंडिया से संबंधित काफ़ी सारे फैक्ट डिस्कस करेंगे। प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो इसके ऑप्शन आप देख लीजिए, कृष्ण प्रथम, राजराज प्रथम, नरसिंह प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय। सो बेसिकली यहाँ पे जितने ऑप्शन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। और आप देखिए स्क्रीन पे कितनी बढ़िया जो एलोरा कृष्ण जो कैलाश मंदिर है उसकी यहाँ फ़ोटो लगी हुई है। ठीक है ना। तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण प्रथम। ठीक है, अब बात करते हैं एडिशनल फैक्ट की, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये मैं कहता हूँ गारंटी के साथ, जब भी साउथ इंडिया से संबंधित कोई प्रश्न पूछेगा एग्ज़ाम में, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वहाँ के मंदिर के बारे में प्रश्न पूछता है। ठीक है, और अगर आपने इन प्रश्नों को सही समझा, या फिर आपने इनकी नोट्स बनाई है, या फिर आपने इस वीडियो को 2 बार देखा है, तो ये प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है ना, हम प्रश्नों को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। इस प्रश्न का आंसर हो गया कृष्ण प्रथम, जो कि एक राष्ट्रकूट राजा थे। ठीक है ना, प्रश्न ये भी पूछता है किसने निर्माण करवाया, तो कई बार पूछ देता है कि राष्ट्रकूट, पल्लव। ठीक है, सो कृष्ण प्रथम एक राष्ट्रकूट राजा थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये है कहाँ पे, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। सो ये करंट में अगर देखें तो आप महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में पड़ता है। ठीक है ना, ये इतना बनता है यहाँ पे। एलोरा के कैलाश मंदिर से संबंधित इतने प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राजराज प्रथम। ठीक है ना, सो राजराज प्रथम ये एक चोल राजा थे, और इन्होंने भी एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे कहते हैं बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। ठीक है, बृहदेश्वर या फिर राजराजेश्वर। एग्ज़ाम में राजराजेश्वर कभी नहीं पूछता है, क्योंकि राजराज से इनके नाम से ही मैच कर जाएगा। ठीक है, सो जो पूछेगा वो बृहदेश्वर पूछेगा। ठीक है, सो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राजराज प्रथम ने करवाया। ठीक है, अब बात करते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम की। ठीक है, सो नरसिंह वर्मन प्रथम बेसिकली ये एक पल्लव राजा थे। नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय दोनों पल्लव राजा थे। ठीक है, इन्होंने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया, तो इन्होंने महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, रथ मंदिर को हम सप्त पैगोड़ा भी कहते हैं और उनको एकाश्म मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, ये आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है कि एकाश्म मंदिर या फिर सप्त पैगोड़ा जो महाबलीपुरम में बने हैं, उनका निर्माण किसने करवाया। एडिशनली आप ये जान के चलिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी जो हाल में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो वार्ता हुई थी, वो इन्हीं मंदिरों में हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट ऑप्शन है नरसिंह वर्मन द्वितीय। सो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने भी कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। इन्होंने बेसिकली जो मंदिर का निर्माण कराया कांचीपुरम में कराया। ठीक है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, आप देखिए यहाँ पे एक कैलाश मंदिर है, और ये इन्होंने जिस मंदिर का निर्माण कराया वो कैलाशनाथ मंदिर है। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ठीक है ना, राज सिद्धेश्वर। और यहाँ पे कौन सा था, राजराजेश्वर था। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। एडिशनली इन्होंने 2 मंदिर और बनवाए थे, एक था मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाला मंदिर। ठीक है, सो इतने प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, हमने सारे डिस्कस किए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो उसके लिए जो आंसर है कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट राजा थे। ठीक है, और इसकी लोकेशन है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में। अब बात करते हैं
राजराज प्रथम की, ये एक चोल राजा थे और इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम की बात करते हैं, ये एक पल्लव राजा थे। इन्होंने महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया। रथ मंदिर को ही एकाश्म मंदिर या फिर सप्त पैगोड़ा भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्हें सप्त पैगोड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 7 मंदिर हैं और उनमें जो है 7 बेसिकली अलग अलग मंदिर बने, इसलिए सप्त पैगोड़ा कहते हैं उनको, ठीक है ना। और नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात करते हैं तो इन्होंने कांचीपुरम में कैलाश नाथ मंदिर बनवाया था, जिसको हम राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। एडिशनली इन्होंने 2 मंदिर बनवाए थे, एक बैकुंठ पेरू वाला मंदिर था और मुक्तेश्वर मंदिर। तो इतने प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और आई होप आपके इस प्रश्न संबंधित जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। प्रश्न है, ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई? इसमें ऑप्शन है 1951, 1960, 1971 और 2001। तो इसका जो सही आंसर आपने गेस किया होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1960। 1960, ठीक है। अच्छा, ओपेक से संबंधित ये प्रश्न तो पूछ ही सकता है कि ओपेक की स्थापना कब हुई है। एडिशनली ये क्वेश्चन पूछता है कि ओपेक में वर्तमान में कितने देश हैं, मतलब सदस्य देशों की संख्या पूछता है। तो करंट में है 13 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सो इसका हेडक्वार्टर है वियना। वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया। कुछ लोग ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली आप मान चलिए एक महाद्वीप है और ऑस्ट्रिया एक बहुत ही छोटा देश है। ऑस्ट्रिया यूरोप में पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया एक पर्टिकुलर महाद्वीप है, ठीक है ना। सो कन्फ्यूज़न है इसमें। और बात करते हैं इसमें एक एडिशनल जो करंट से रिगार्डिंग है कि इक्वाडोर एक कंट्री है। इक्वाडोर ने जनवरी 2020 में ओपेक छोड़ने की ओपेक की जो सदस्यता थी वो छोड़ दी थी, ठीक है। सो ओपेक की सदस्यता छोड़ने के बाद आज की डेट में कितने कंट्रीज हैं? 13 कंट्रीज हैं। पहले कितने थे? 14। जब इक्वाडोर था तो 14 कंट्रीज थे, ठीक है ना। और आज की डेट में कितनी कंट्रीज हैं? 13 कंट्रीज हैं, ठीक है। इतने प्रश्न यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, ठीक है। एडिशनली आपका मैं यहाँ पे कुछ एडिशनल फैक्ट डिस्कस करता हूँ, तब तक आप इसका आंसर गेस कीजिएगा। भारतीय वन रिपोर्ट हर 2 वर्ष में पब्लिश की जाती है और ये कौन पब्लिश करता है? FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में है, ठीक है ना। इसका देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं कि ये 2019 में ये रिपोर्ट आई, अगली रिपोर्ट कब आएगी? 2021 में आएगी, ठीक है। इससे पहले कब आई? 2017 में आई थी रिपोर्ट, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि इन्होंने देश के कुल वन और वृक्ष का कुल भौगोलिक प्रतिशत कितना दिया था। सो अभी जो हमारे यहाँ करंट है वो काफ़ी इजी है, आप उसे याद कर सकते हैं। 2 यहाँ से आप 3 हटाइए, 4.56, ठीक है ना। सो करंट में जो हमारे देश में वन और बेसिकली इसमें क्या है कि करंट में हमारे देश में वन और वृक्ष क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो 24.56 है, ठीक है। 24.56% है, ठीक है। सर्वाधिक वन की बात करते हैं। सर्वाधिक वन कहाँ पे हैं? तो सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो इनको याद रखिएगा। अगर प्रतिशत की बात करेंगे कि सर्वाधिक प्रतिशत किस स्टेट में है, तो उसके लिए जो आंसर होगा मिजोरम होगा, मिजोरम, ठीक है ना। और अगर बात करता है कि सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल, ठीक है ना। इतने फैक्ट यहाँ से बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस प्रश्न पे। प्रश्न पूछ रहा है कि सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है। तो उसके लिए जो आंसर है आपने गेस किया होगा। अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए गेस किया है तो आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है। यानी कि गुजरात वो राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ठीक है। अच्छा, क्रम की अगर बात करें तो इसमें जो क्रम आप देख रहे हैं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, सो इसी क्रम में वृद्धि हुई है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा
गुजरात में, फिर उड़ीसा में, फिर पश्चिम बंगाल में। इतने एडिशनल फैक्ट बनते हैं यहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये हमारी स्लाइड का आखिरी प्रश्न था और आई होप आपने एंजॉय किया है सीरीज़ को। सो लास्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको जो भी हमारे चैनल की अपडेट्स होंगी वो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करने के अलावा जो साथ में 1 घंटे का आइकन होता है वो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालेंगे आपके पास सबसे पहले अपडेट आएगी। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।